नमस्कार, मैं हरमीत सिंह, मेरे साथ सीनियर एडिटर दीपक शर्मा। आज फिर आपको एक उभरते सवाल के साथ जोड़ रहे हैं और ये उभरता सवाल देश के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। लगातार आतंकवादी हमले जो हो रहे हैं, कुछ दौर तक ये हमले कम हो गए थे, लेकिन पिछले एक साल से फिर हमले जो हैं, आतंकी हमले जो हैं वो बार बार देखे जा रहे हैं। 20 से ज़्यादा हमले जो हैं, 20 तक के हमले जो हैं जम्मू कश्मीर में इस समय हो चुके हुए हैं। और कुछ दिन पहले जो पुंछ के अंदर, जो सुरनकोट के अंदर जो दो गाड़ियों पर घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 5 जवान जो है वो इंजर्ड हुए थे और जिसके बाद एक जवान की शहादत जो है हुई। और कल भी आपने देखा कुलगाम के अंदर भी जो है एनकाउंटर चल रहा था, जिसमें अभी सुबह की जो खबरें आई हैं, 2 आतंकवादियों को जो है वो ढेर कर दिया गया है। हालांकि सूची नहीं मिल पाई है, लेकिन ये पुष्टि जरूर है कि 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। लेकिन इन्हीं हमलों के साथ पुंछ के अंदर जो हमला हुआ, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर जो है वो गोलीबारी की गई और उसमें एक जवान शहीद हुआ, उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर चिंता जो है वो देखी जा रही है। चिंता क्या है? चिंता है दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक की, कि क्या हिंदुस्तान फिर एक बार पाकिस्तान पर कहीं दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं करने वाला। पाकिस्तान के यूट्यूबर और विशेषकर जिस तरह से करम चीमा का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिससे बिल्कुल संदेशा लगाना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर इस समय एक डर का माहौल है। उसी पर हम आज चर्चा करेंगे दीपक सर के साथ और जानेंगे कि आखिर ये आंकलन करना कितना सही है कि पाकिस्तान जो है वो अब दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक से डर रहा है। दीपक सर, पुंछ के अंदर जो है सुरनकोट के अंदर ये आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 2 गाड़ियों पर घात किया गया और 5 जवान जो है वो इंजर्ड हुए थे, जिसमें बाद में एक जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन जिस तरह से यूट्यूबर करम चीमा की जो टिप्पणी आई है और जो उसके बयान आए हैं, उससे ये आंकलन लगाया जा सकता है क्या कि पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है? क्या कोई दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं करने वाला हिंदुस्तान? क्योंकि बयानबाजी जिस तरह से आ रही है, जिस तरह आज राजनाथ सिंह जी की भी बयानबाजी जो है उनकी आई है और उन्होंने कहा हम गर्म घुस के अंदर जो है वो मारेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या अंदर में चल रहा है? क्या वाकई हिंदुस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा कर सकता है? देखिए, बालाकोट में हुई सर्जिकल स्ट्राइक आतंकी स्थान के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। सर्जिकल .2 का खतरा इस प्रकार से सामने नहीं आया। एक तो विदेश मंत्री जयशंकर जी का बयान और उसके बाद रक्षा मंत्री का बयान, कमर चीमा जो एक टिप्पणीकार है, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं और यूट्यूबर है, उन्होंने अपना पाकिस्तान का एक डर, एक दहशत का माहौल जो इस शनिवार को वायुसेना के काफिले पे हुए हमले के बाद जताया है। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है, किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। जैसे कि पहले TRF या लश्कर, उसका मुख्य संगठन लश्कर तैयबा ले लेते हर बार जो है आगे ले लेते हैं वो। इस बार ऐसा नहीं हुआ। खुफिया सूत्र जो है, भारतीय खुफिया सूत्र तंत्र जो है, उसका मानना है कि ये सीमा पार रची गई साजिश के तहत किया गया। अब आप देखेंगे भी सीरीज में कि पिछले 1 वर्ष में नागरिक क्षेत्रों में, पुंछ राजौरी जिले में, पीर पंजाल रेंज की पहाड़ियों के इलाके में, नागरिक इलाकों में और काफिलों पर वही इसी प्रकार घात लगा के हमले किए जा रहे हैं, जो कि 90 के दशक में होता था, जम्मू कश्मीर में किए जाते। अब जो ये हमला हुआ है और अभी तक 1 साल में 20 के करीब जवान हमारे शहीद भी हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस हमले के बाद जो सघन एक अभियान चलाया गया, तलाशी अभियान, उसमें अभी कोई सफलता नहीं मिल पाई। क्योंकि वो पीर पंजाल का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दुर्गम पहाड़ियाँ, प्राकृतिक आश्रय स्थल है, गुफाएं हैं, जंगल का सहारा है। सीमा LOC यानी कि नियंत्रण रेखा से लगती, LOC से लगते ही दर्रे हैं, पहाड़ी नालों के रास्ते हैं, जहाँ पर अक्सर
कभी भी ज्यादा पानी आने से वो तारबंदी बह जाती है। यानी कि एक आवाजाही का एक सुगम मार्ग भी है वो, इन्फिल्ट्रेशन का। घुसपैठ का। कई बार पहले क्या होता था, आतंकवादी आते थे, बॉर्डर एक्शन फोर्स जो पाकिस्तान सेना की है, बैट टीम जिसे कहते हैं, वो उसके करिंदे आते थे और भारतीय सेना के घात लगा करके नुकसान करके वापस भाग जाते थे। वही हिट एंड रन स्टाइल में आतंकवाद फिर पनप रहा है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 20 से 25 लोग पीर पंजाल रेंज की पहाड़ियों में सक्रिय हैं। ये सूत्र बताते हैं। क्योंकि जो जिस प्रकार से चल रहा है ये मामला, और लंबे समय से लगातार इन क्षेत्र में पुलिस तथा सेना लगातार तलाशी अभियान जारी है, छेड़े हुए। सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र का महत्व क्या है। एक तो ये पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। उसके पार उसके कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है। और एक भाषा, सीमा पार की भाषा और हमारे राजौरी पुंछ क्षेत्र के लोगों की भाषा एक है। मादक पदार्थ की जो नार्को टेरर पाकिस्तान भारत में फैला रहा है, वो भी उसी रास्ते एक सुगम रास्ता है। जैसे आसानी से जो है वो कई बार पैसा और लोग पकड़े भी जाते हैं ड्रोन से। एक पैकेट है, ड्रोन छोड़िए, एक पैकेट है, पार खेत है तारबंदी के, काम करते करते एक उछाल मारी, दूसरी तरफ आ गया, दूसरी तरफ पहले करिंदा तैयार है, उसने उठाया और गया। अब तो वैसे ज्यादातर हमने देखा वो ड्रोन से ज्यादा एक्टिविटीज, ड्रोन उस साइड में कम, क्योंकि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ड्रोन का कम ही है वहाँ पर। ड्रोन ये कठुआ सांबा वाली मैदानी इलाके हमारे जो IB के हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर आप देखिए कि महत्व की बात कर रहा था मैं। जो पीर पंजाल रेंज का इलाका है, पहाड़ी है, दुर्गम पहाड़ी है ये, 1999 से लेकर 2003 तक आतंकवादियों ने, जिनमें लश्कर ए तैयबा, अल बद्र, जमात उल इस्लामी, ऐसे संगठनों ने एक मिल करके HMPPR के नाम पे संगठन किया, हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल रेंज। अच्छा। 2003 तक, 1999 से 2003 तक समानांतर प्रशासन वहां चलाया जाता था। आप हैरान हो गए कि वहां पर गवर्नमेंट मशीनरी फेल थी। भारी हथियारों से लैस करीब 150 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पहाड़ी का, वहां पूरा कब्जा, पक्के बंकर, राशन का गोडाउन, 2-2 साल का राशन, हैवी मशीनरी, मशीन गन्स और गोला बारूद वहां मौजूद था। इस स्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक SOG का गठन किया मुनीर खान साहब की लीडरशिप में। वो उनकी धमक थी। मुनीर खान साहब ने एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई कि उन्होंने राजौरी पुंछ जिलों से जुड़े हुए गुज्जर, बकरवाल और उनकी स्थानीय भाषी मदद लेकर उनकी जो पुलिस लाइन में तैनात है या इधर उधर थानों में तैनात है, उनको सबको एकजुट किया। क्योंकि बकरवालों का एक फायदा ये था कि बकरवाल जो है ना, बकरियां चराने के लिए उस रेंज में जब होता है तो ऊंचे से ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाता है। वो प्राइवेट लोगों को भी हायर किया गया कि आप पेड़ पे चढ़ करके, और बकरवाल पे एकदम से आतंकवादी शक भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी ढोक्स में जो कच्ची पहाड़ियों में बना होता है कि भाई बकरी चराने गए हैं तो रात होगी तो रुकने के लिए एक स्थान, उन पर कब्जा करके रहते थे। खाने पीने का भी साधन जुटाना होता था। OGW की बहुत बड़ी एक रेंज इनके पास थी वहाँ उस क्षेत्र में। वो बकरवालों को, वो SOG जवानों को लेकर के, और एक मुनीर खान साहब में एक बड़ी खासियत ये थी कि वह जब किसी गांव के दौरे पे निकलते थे, उनको सूचना तंत्र इतना मजबूत था कि बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते थे जिनमें दही जमा के रखा जाता था गुजरों द्वारा या बकरवालों द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। वो दही के बर्तनों के अंदर जब दही जमा हुआ है उसके अंदर AK-47 राइफल को सूंघ के निकाल लेते थे। उनकी आहट से ही जो
OGW स्लीपर सेल्स का हृदय कांप जाता था। अभी अभी जो अब जब ये आती बढ़ती गई, अफगानी आतंकवादी भी, पाकिस्तानी भी जब एकजुट होकर एक पूरा साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, तो सेना ने उस समय 2003 में ऑपरेशन सर्वनाश लॉन्च किया, जिसकी गाइडलाइन जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG की थी नेतृत्व, क्योंकि सेना जवान तो भौगोलिक क्षेत्र को जानते नहीं है। MI-17 लांसर हेलीकॉप्टर ये सब उतारे गए। 1500 के करीब जवानों को वहां लगाया गया। करीब 64 आतंकवादियों को ढेर किया गया, जिनमें अफगानी आतंकवादी थे, और 2 हमारे जवान शहीद भी हुए। आज स्थिति मुझे लगता है वही बनती जा रही है, क्योंकि वो जो HMPBR का काम था, बेसिकली ये था कि जो कश्मीर जाने वाले आतंकवादी हैं उनको एक सेफ रूट देना, क्योंकि ऐतिहासिक मुगल रोड वहां से गुजरता है, उसके साथ लगते जंगलों से आतंकवादियों को अनंतनाग जिले तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था। उसके बाद वो कश्मीर में फैल गया। क्या दीपक सर, ये इस समय जो ये, जैसे हमने पहले भी एक बार ये बात की थी कि चुनावों का दौर है ये, और चुनावों के दौर में हमने देखा ये जो जब से चुनावों का शुरू हुआ है पहले चरण से, आतंकवादी संगठन भी जो है वो सक्रिय जो है वो देखे जा रहे हैं। क्या इलेक्शंस में कोई खलल डालने की कोशिश जो है वो की जा रही है? इलेक्शन का इससे कोई लेना नहीं लगता, क्योंकि ये मैंने बताया ना पिछले 1 साल से हो रहा है। आप राजौरी का हमला भूल गए? डांगरी में जो हुआ, बच्चे मरे, बिल्कुल पुंछ की गाड़ी के ऊपर, आर्मी की गाड़ियों के ऊपर जो है घात लगा कर किया गया, हाथ लगा के हमले किए गए, जवान शहीद हुए वहां पर। एक तो गाड़ी जो जा रही थी वो ईद का सामान लेकर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी यूनिट में जा रही थी, उसका बड़ा रोष भी हुआ स्थानीय लोगों को, क्योंकि वो एक ऑपरेशन सद्भावना के तहत कार्यक्रम किया जा रहा था। और तो आप ये मानते हैं इलेक्शंस को लेकर ये चीजें सक्रिय नहीं की जा रही? ये रूटीन में हो रहा है, लेकिन ये इलेक्शंस में कितना बड़ा आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की एक साजिश है पाकिस्तान की, क्योंकि लेकिन ये राजौरी पुंछ में जो है वो दोबारा देखा जा रहा है, कश्मीर में कम देखा जा रहा है, वही राजौरी पुंछ में ज्यादा सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो राजौरी पुंछ क्षेत्र के दुर्दांत आतंकवादी थे, कुख्यात आतंकवादी थे, या डोडा जिले के, रियासी के या किश्तवाड़ के, ये सब लोग पाकिस्तान भागे हुए, वहां बैठे हुए हैं, वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। इनके यहाँ लिंक है, क्योंकि ये रहने वाले जम्मू कश्मीर के, इनके यहाँ लिंक्स हैं, उनके जरिए वहीं बैठ करके नए करिंदों को ये डायरेक्शन देते हैं। क्या लग रहा है कि ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं राजौरी पुंछ में ये कुख्यात और जो थे आतंकवादी थे, क्या आपको लग रहा है इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल्स जो हैं वो राजौरी पुंछ के आम जनता में भी जो है वहाँ कुछ देखे जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा अगर जम्मू कश्मीर में सबसे बढ़िया सरदर्द कोई है, आतंकवाद खत्म ना होने का सबसे बड़ा कोई कारण है, वो है ओवरग्राउंड वर्कर OGWs और स्लीपर सेल्स, जो कि लगातार सक्रिय हैं। तो ये एक बड़ा सरदर्द का कारण भी है। एजेंसीज भी इस पर काम कर रही हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस पर काम कर रही है, केंद्र सरकार भी इस पर काम कर रही है, और हमने देखा आर्मी भी इस पर जो है वो बार बार इन पर प्रहार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन क्या जिस तरह ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, आम आदमी के साथ रह रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ कोई ओवरग्राउंड वर्कर रह रहा है, स्लीपर सेल, ये इनको जड़ से खत्म करना ये पॉसिबल है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी एक वजह क्या है, एक तो पाकिस्तान की ISI कुख्यात उसकी खुफिया एजेंसी है, उसके द्वारा किया गया एक ऑपरेशन भारत के विरुद्ध, भारत के अंदर, भारत के भीतर, भारतीय के रूप में एक हथियार, जिसके लिए उसने ऑपरेशन हनी कॉम्ब, जैसे हम हनी ट्रैप भी कहते हैं, नहीं वो अलग चीज है, हनी कॉम्ब यानी कि एक मधुमक्खियों का छत्ता, हनी कॉम्ब ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे पूरा मीडिया हनी ट्रैप कहता है, कोई सनी ट्रैप कहता है, आई डोंट नो, जो एक्चुअल उसका वर्ड है वो हनी कॉम्ब था। उसके तहत उसकी एक स्ट्रेटजी थी कि आतंकवाद पीड़ित, दंगा पीड़ित, बेरोजगार, उन युवाओं को इकट्ठा करना, बेरोजगार, उसके सैन्य व पुलिस अधिकारी,
प्रशासनिक अधिकारी जिसकी पहुंच कहीं तक हो, उनको जोड़ना, माया जाल में फंसा करके ट्रैप करना। नशा, हम्म, लड़की, पैसा, पैसा, 3 चीज, जर जोरू जमीन, इस खेल में फंसा करके उसको अपने मन माफिक प्रयोग में लगा। अब वो आज मुझे तो लगता है कि वो उनका सफल प्रयोग रहा। सफल प्रयोग रहा है। जैसे हनी ट्रैप पूरे देश में आप मामले आते सक्रिय रहते आते हैं, रहते हैं। सेना का कोई जवान पकड़ा जा रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी पकड़ रहा है, कोई पुलिस अधिकारी पकड़ा जा रहा है, बेरोजगार इसमें ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो ये ट्रैप में फंसे हुए हैं जो स्लीपर सेल है और OGW है। मतलब आपका एक कहने बड़ी आपका वजह जी बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी भी। आपका मानना ये है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उस पर हनीकॉम्ब जो है वो बहुत ज्यादा प्रहार जो किया है, और जो बेरोजगार युवा या कहीं आतंकवाद से सताए हुए जो हैं लोग जो हैं उनको जो है वो सक्रिय किया जाता है, उनको माइंड वॉश किया जाता है और बिल्कुल उनको बिल्कुल। अपने साथ जो जोड़ा अब जाता आप है। देखेंगे कि IB और LOC पर कई बार एक तो बार होता है कि लगातार लोग दिमागी रूप से कमजोर पकड़े जाते हैं। या तो गोली अगर नहीं, क्योंकि दिमागी रूप से वो कमजोर है तो बेचारा हो सकता है वो सुरक्षा बल जवान की बात ही ना सुने और वो आगे बढ़ता रहे। तो उसके पास सुरक्षा जवान जो खड़ा है वहां पर, उसके पास तो गोली चलाने के अलावा कोई चारा नहीं। अगर वह रुक जाता है तो उसको पकड़ के बाद में सद्भावना के तहत पाकिस्तान को वापस दे दिया। ये होता क्यों है? ये सारे पागल ही जो भारतीय और आते हैं। सवाल ये भी है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो आते क्यों है, आते क्यों हैं। और तारबंदी क्यों करते। कोई दिमागी तौर पर अगर विक्षिप्त है तो तारबंदी क्रॉस करके कैसे आ रहा है? जिससे कोई जानवर क्रॉस नहीं कर सकता वो एक इंसान क्रॉस करके आ रहा है। दरअसल ये एक सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान लगातार ऐसे लोगों को भेजता है कि कहां सुरक्षा में छेद है, कहाँ सुरक्षा में छेद है वो पता किया जा सकता एक बड़ी घुसपैठ के लिए है। ये छोटी छोटी कुर्बानी देने की देनी तैयारी पड़ती है, देता है, वो करता है वो। करता है। और मुझे इसके लिए एक चीज बताएं, अभी POJK पर भी राजनाथ सिंह का जो है वो बयान आया था कि उन्होंने कहा कि हमें आर्मी का कोई ज़्यादा उस पर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, लोग वहाँ के जो सताए हुए लोग हैं वो खुद ब खुद जो है हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या लग रहा है ये बार बार जिस तरह से केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री ये बयान देते हैं, पाकिस्तान की ये भी बौखलाहट है? नहीं, पाकिस्तान का तो POJK में कुछ बचा ही नहीं है। वहां पर सारी इन्वेस्टमेंट जो है चाइना की है। आप देखेंगे पाकिस्तान सेना तो बॉर्डर पे खड़ी है, उसके पीछे कौन है? पीछे आपका कहना है कि पीछे चाइना खड़ा है उसको पीछे चाइना की फौज। कई बार तस्वीरें आई है, कई बार खबरें आई है कि पीछे चाइना की फौज खड़ी है, क्योंकि उसका अरबों खरबों रुपया वहां पर लगा हुआ है, डैम बन रहे हैं, सड़क बन रही है। तो पाकिस्तान ये कितना बड़ा सवाल है POJK, अगर आप कह रहे हैं कि चाइना पीछे खड़ा है तो ये कितना बड़ा सवाल है ये POJK वापिस लेना। यानी कि आप समझ नहीं रहे कि आपके जो खतरा एक तरफ था वो दोनों तरफ से दो तरफ से हो गया अब। जो चाइना से आपको खतरा एक तरफ से था वो दोनों तरफ होता है। पाकिस्तान भी साथ में जुड़ गया। पाकिस्तान तो है ही जुड़ा हुआ। पाकिस्तान देखो ना, हमारी जितनी भी सीमा लगती है वो POJK से लगती है। जम्मू कश्मीर की जी सिर्फ एक उड़ी सेक्टर है जो थोड़ा सा पाकिस्तान से लगता है, बाकी तो सारा POJK से लगता POJK है। फिर पंजाब आ गया तो पाकिस्तान शुरू हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग हैं POJK से जुड़े हुए हैं। हम सीटें खाली छोड़ते हैं क्योंकि हम कहते हैं हमारा है। सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अराजकता बढ़ी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, वो एक अलग मुद्दे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अब मैं ये चीज़ समझना चाहता हूँ। अब ये हमने देखा, जिस तरह आपने भी बताया, एक साल में तकरीबन 20 से आतंकवादी हमले हुए हैं, 20 जवान शहीद हुए हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 20 जवान शहीद हुए हैं। तो अब ये इस जो ये बयानबाजी आती रहती है कि आतंकवाद जो है वो आखिर दौर में है या आखिरी कब्र में है। ये चुनावी माहौल है, इसमें तो ये बयानबाजी बढ़ेगी, जबकि कमर चीमा कहते हैं कि ये पहले भी चलती रही है, बड़ी बड़ी सदी हुई भारत बड़े सदी हुई बयानबाजी कर रहा है। हाँ। और उसे इसी बात से एक आशंका आभास हो रहा है कि ये हो सकता है सदैव सवाल सीमित ना रहे, कल को रुख चेंज भी हो सकता है। चुनाव का समय है कि ऐसा ना हो सरकार सर्जिकल पार्ट 2 भारत सरकार कर डाले, और कोई बड़ी बात भी नहीं हो जाए। बात भी नहीं, क्योंकि जो बयान आया राजनाथ सिंह का
कि हम घर में घुसकर मारेंगे, तो उससे डर जो है और अंकिस्तान में जो है आतंकिस्तान में और डर का माहौल जो है। हालांकि अभी जो वहां की जो खबरें जो आ रही हैं, जो उनके एजेंसीज के जो खबरें हैं, या जो ये यूट्यूबर जो करम चीमा जो बोल रहे हैं, उनका अभी तक ये कहना है कि अभी भारत की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है। सदी हुई अभी, हाँ, सदी हुई बयानबाजी है। अंदर क्या पकड़ा उनको भी इसी बात से ज्यादा डर लग रहा है, ज्यादा डर लगा, क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक पहली हुई थी तब भी यही ये कहीं तूफान से आने के पहले की शांति तो नहीं है, ये डर है। ये डर है, क्योंकि पहली सर्जिकल स्ट्राइक में भी इसी तरह के सदे हुए बयान जो है वो हिंदुस्तान नेताओं के आते रहे, और साथ में सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो देखी गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये एक उभरता सवाल जो है जरूर जो है वो देखा गया, क्योंकि पुंछ के अंदर जो ये हमला एक बार फिर गाड़ियों पर किया गया, सेना की गाड़ियों पे, जिसमें वायुसेना की गाड़ी में, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 5 जवान जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड हुए, और एक जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद जिस तरह की टिप्पणियां जो हैं वहां के यूट्यूबर करम चीमा ने की, ये आंकलन लगाना मुश्किल नहीं है कि आतंकिस्तान अब फिर एक बार जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक 2 से जो है वो डर का माहौल है। क्योंकि जिस तरह के हिंदुस्तान के नेताओं के केंद्रीय हमारे सुरक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह का जो बयान आया है कि हम घर में घुस कर मारेंगे, इससे जो है वो डर का माहौल जो है वो पाकिस्तान में देखा जा रहा है। हालांकि उनके यूट्यूबर का ये भी कहना कि अभी किसी तरह की कोई उंगली जो है वो पाकिस्तान की तरफ उठाई नहीं जा रही। हालांकि जब भी इस तरह के कोई आतंकवादी हमले होते हैं, मूवमेंट देखा जाता है कि पाकिस्तान पर ही जो है वो। ये जो हमीद जी, मैं एक बात बताऊं आपको, आप लंबे समय से देख रहे होंगे, पाकिस्तान चुनावी मुद्दा है। जब भी देखेंगे आप, चुनावों में पाकिस्तान आता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक बात बता दूं, पीडीपी के साथ बीजेपी की सत्ता थी जम्मू कश्मीर में। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद बड़ी सोच समझ, बड़ा लंबा विचार करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाई, और सरकार चली भी गई। अब जो हालात थे उस समय, युद्ध विराम उल्लंघन, लोगों का घायल होना, जानवरों का मरना, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होना, महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दे दिया, इस सबको रोकने के लिए आप पाकिस्तान से बात करें। बस जी, आप उसके बाद देखिए, वो पाकिस्तानी एजेंट और पाकिस्तानी की बात करने वाली पूरे देश में नैरेटिव बन गया, बना। बिल्कुल, सवाल भी उनसे जबकि उसके बाद डीजीएमओ भारत, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन भारत, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान, यानी कि दोनों सरकारों ने बात की, युद्ध विराम हुआ। क्योंकि देखिए, पीओजेके के हमारे इस वाले, यानी कि पीओजेके के क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में फर्क क्या है? फर्क यह है कि वहां पर आबादी नहीं है, सीमा पर कम है, या थी, उसको पीछे कर दिया गया है। हमारी पूरी सीमा पे है, और कई जगह तो ऐसा जगह है कि बाड़बंदी के बाद खेत है। बिल्कुल। तो नुकसान किसका था? नुकसान हमारे जम्मू संभाग के सीमावर्ती उन लोगों का था, सीमावर्ती किसानों का था, सीमा प्रहरियों का था। वो देखो, किसान जो सीमा पर रह रहा है वो एक प्रकार का सीमा प्रहरी है। वो शायद आपका सुरक्षा बल जवान से ज्यादा सतर्क रहता है। बिल्कुल, कोई गोलीबारी हो गई एकदम से, वो शिकार भी वही बनता है, क्योंकि उसके पास ना तो शील्ड थी ना हथियार था। इस वजह से दूरदर्शी नेता के नाते मैं कोई समर्थक नहीं हूँ पीडीपी का, क्योंकि उनकी जो सोच है वो एक आम इंसान को हजम नहीं होती। लेकिन जो वो बात है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने माना कि मेरी जनता। तो फिर फारूक अब्दुल्ला के बयान को किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है? अगर आपको रोका किसने है? हमने तो रोका नहीं है, आप जाएं। अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी और वो हम पर परमाणु बम भी बरसाएगा, वो गटर मीडिया अभी तक चिल्लाया क्यों नहीं? लंगूर सेना उछली क्यों नहीं? कि भाई ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है और वहां पागलों की कमी नहीं है। खतरा है कि आतंकवादियों के हाथ में परमाणु शक्ति लग जाए। देखिए ना, बहुत खतरे हैं। वो फवाद चौधरी जैसे वहां पर मंत्री है जो पाओ के बम फेंकने की बात करते थे।
तो मतलब तो आप ये ऐसे मान रहे हैं, मूर्खों आप ये मान रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो ये बयानबाजी करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक आने वाले। देखिए, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में उस दौर को देखा है, उस दौर में सत्ता यानी कि राजनीति की है, जब यहाँ पर राजनीति करना या जनता के बीच जाना मौत के मुंह में जाने के समान था। आप इस बात को भी समझे ना। अगर आतंकवाद का सबसे ज्यादा कोई शिकार हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कार्यकर्ता हुआ है। इस बात को कोई नहीं बोलेगा। उस चीज को भी देखना होगा। आप एक तरफा नैरेटिव चलाते रहेंगे तो वो नहीं चलेगा। लेकिन जिन्होंने नुकसान किया उन्हीं के लिए क्यों फिर समर्थन? कौन कर रहा है समर्थन? जिस तरह से ये बोला जाता है कि पाकिस्तान से हर बार जब कोई आतंकवादी घटना होता है, जब कोई हमारे सेना के जवान जब शहीद होते हैं, तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत जो की जाए। जहां पर हमारे सेना के जवान जो मारे जा रहे हैं, उन लोगों से कैसे बातचीत की जा सकती है जिनको बात समझ ही नहीं आती? पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, इस बात को मानते हैं, था कि नहीं? और पड़ोसी है। आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन पड़ोसी की मानसिकता को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। प्रयास तो कई बार कर चुके हैं, हिंदुस्तान तो कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन अब जिस पड़ोसी को ये- समझ ही नहीं आ रही, ये- इससे बातचीत कैसे ये की जा भाई सकती है? साहब एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें ये नहीं कि वो एक छोटा घर में बच्चा है, उसको समझाने के लिए आप डांट लगाते हो तो वो कमरा बंद करके बैठ गया। लेकिन बाहर निकलना ये भी तो दीपक सर देखा जाता है ना, जब कभी सीज फायर जो देखा जाता है, पाकिस्तान जब हिंदुस्तान बात करता है कि हम सीज फायर नहीं तोड़ेंगे, तो पहल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। देखो, ये पहल कोई भी करे, तो मैं फिर इतना समझाया जानता कैसे हूं, उसको? मैं इतना जानता समझाया हूं कैसे जाए? ये भी तो सवाल है ना कि समझाया कैसे मौजूदा जाए? समय में सीज फायर है, उसका वायलेशन नहीं हो रहा है, हमारे लोग सुरक्षित है। हमने जो बंकर बनाए उनकी जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन ये जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये आतंकवादी हमला ही तो एक हाँ। मैंने आपको बताया ना, जो यहाँ सीमा पार जाकर भागे हुए हैं भगोड़े, उनकी ये मोडस ऑपरेंडी चल रही है। शायद तो उनको पाकिस्तान की शायद तरफ से दी जा रही है मैं ना। आतंकिस्तान तो बोल रहा हूँ ना, हाँ, शायद तो उनको दी जा रही आतंकिस्तान है। है। तो फिर वही तो सवाल है कि उनसे बात करेगा, कैसे की जा सकती है जब उनसे आप बात? एक बार बताइए, पठानकोट हमला होता है एयरबेस पे, तो आप आईएसआई को बुलाते हैं, पाकिस्तानी अधिकारियों को बुलाते हैं, तो बातचीत करने में काहे की शर्म है भाई? आप मुझे समझाए ना। अगर वो उस समय क्यों बुलाए फिर? जब आप बातचीत नहीं करना चाहते, आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं पाकिस्तान के नाम पे, और पाकिस्तान भारत के नाम पे राजनीति करना चाहता है, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आम जनता एक का। आम जनता का, आम जनता का। जो सीमा प्रहरी है, जो सीमावर्ती किसान है, जिसके पास मोबाइल टावर तक नहीं है, जिसको बच्चे को पढ़ने के लिए अगर लैपटॉप भी दे दे तो चलाएगा कैसे? उसकी स्कूली शिक्षा प्रभावित होती है। जान तो अलग चीज है, जान जाना अलग चीज है, जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है, उसके माल मवेशी मारा जाता है, उसके घरों को नुकसान पहुंचता है। क्या अगर ये डर माना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, तो क्या ये आने वाले दिनों में ये जो आतंकवादी गतिविधियां जो हो रही हैं, क्या इसमें कोई कमी देखी जा सकती है? नहीं, इसका मुझे इस डर को देखकर ये नहीं लगता कि ये कम आकलन तो होगा। कर सकते हैं। ये कम होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, हम्म, क्योंकि सैन्य अधिकारी भी मानते हैं कि सामने से अगर कोई आत्मघाती शरीर में बम बांध के आ रहा है तो आप कैसे पहचानें? आपके बीच आकर के खड़ा होकर के 50-100 लोगों के बीच में अपने आप को उड़ा देता है, तो नुकसान किसका है? खतरा ओवरग्राउंड वर्कर है। खतरा ओवरग्राउंड वर्कर है। और बेरोजगारी सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह है। तो ये उभरता सवाल था कि सर्वविनाश पार्ट 2 और सर्जिकल पार्ट 2 को लेकर पाकिस्तान की सरजमी पर डर का माहौल है कि हिंदुस्तान दोबारा कोई नई सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि जिस तरह राजनाथ सिंह ने अपना बयान दिया और कि हम विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जो बयान दिया कि घर में घुस कर मारेंगे, यही बयान मोदी जी ने भी जो है वो दिया था कि अब ये वो वाला जो है वो भारत नहीं है, अब भारत जो है वो घर में घुस कर जो है वो मारेगा। इसी को डर को लेकर पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर करम चीमा ने भी जो है अपनी टिप्पणी जो दी, और इससे आंकलन यही लगाया जा रहा है कि शायद अब आतंकस्तान जो है वो डर के माहौल में है सर्जिकल पार्ट 2 से। आप इस पूरी वीडियो को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, और ये गतिविधियां जो बढ़ रही हैं इनमें चुनावों पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल कल फिर आपके साथ एक नए उभरता सवाल के साथ जुड़ेंगे। मैं हरमीत सिंह और मेरे साथ सीनियर एडिटर दीपक शर्मा। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।